आज का जो किस्सा है ये इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव हारने से जुड़ा हुआ है। और जब जनता की आंधी जिसके सामने इंदिरा गांधी भी नहीं टिक पाई, ये राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे ना, उसकी बात हो रही है, जिसमें कांग्रेस और इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 5 फरवरी 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से की थी। आयोजकों ने भीड़ जमा करने के लिए अपना सारा जोर लगा दिया था। स्कूल अध्यापकों, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों, मजदूरों को बसों में भर भर कर रामलीला मैदान पहुंचाया गया था। इंदिरा गांधी का मूड खराब था। उनके माथे पर त्योरियां चढ़ी हुई थी। अपने हार्ड हिटिंग भाषण में इंदिरा गांधी ने जनता को खिचड़ी कहकर उनका मजाक उड़ाया था। और देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है और 1975 से 77 तक लगाया गया था, और जिसको लेकर इंदिरा गांधी की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। बीच भाषण में सामने बैठी कुछ औरतें उठकर जाने लगी। सेवा दल के कार्यकर्ता उन्हें दोबारा बैठाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। भीड़ आपस में इतनी बात कर रही थी कि इंदिरा गांधी को अचानक अपने भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। पहले संजय गांधी भी वहां बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने अब बोलने का फैसला लिया। एक दिन बाद यानी 6 फरवरी को जेपी भी दिल्ली पहुंच गए थे और ये तय हुआ कि जनता पार्टी भी रामलीला मैदान पर चुनाव रैली करेगी। सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने भीड़ को घर पर रखने पर का एक नया तरीका निकाला। उस जमाने में दूरदर्शन 4 बजे एक फिल्म दिखाया करता था। ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर ना निकलें, ये सुनिश्चित करने के लिए फिल्म का समय 5 बजे कर दिया गया। और आमतौर से दूरदर्शन पर पुरानी फिल्में ही दिखाई जाती थी, लेकिन उस दिन 3 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर बॉबी दिखाने का फैसला किया गया। इंदिरा की रैली बसों को रामलीला मैदान के आसपास भी फटकने नहीं दिया गया और लोगों को सभा स्थल तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर तक चलना पड़ा। रैली के आयोजक मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा इस बात से परेशान थे कि इस रैली की तुलना इंदिरा गांधी की रैली से की जाएगी। लोग कहेंगे कि इसमें उस रैली से कम लोग पहुंचे हैं। आजकल भी तो इसी तरह का होता है कि किसकी रैली में कितनी भीड़ आ रही है। और आप देखिए, लेकिन जेपी और जगजीवन राम बॉबी से ज्यादा बड़े आकर्षण साबित हुए। हजारों लोग लंबी दूरी का रास्ता करते हुए रामलीला मैदान पहुंच गए। दिल्ली का नक्शा। कूमी कपूर अपनी किताब इमरजेंसी आ पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं कि वाजपेयी की बेटी नमिता भट्टाचार्य ने मुझे बताया कि जब वो रैली स्थल की तरफ जा रही थी तो उन्हें कुछ दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि ये आवाज किसकी है। उसने जवाब दिया कि ये लोगों के कदमों की आवाज है। जब वो तिलक मार्ग पहुंची तो वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उन्हें टैक्सी से उतरकर रामलीला मैदान तक पैदल जाना पड़ा। और आप देखिए, 5 बजते न सिर्फ रामलीला मैदान पूरा भर चुका था, बल्कि बगल के आसफ अली रोड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर भी लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा था। जगजीवन राम बोले थे, बहुत पहले नादिर शाह ने गरीबों की कुर्बानी लेकर दिल्ली का नक्शा बदलने की कोशिश की थी। आज डीडीए भी वही करने की कोशिश कर रहा है। जब जगजीवन राम ने तंज कसा आज दिल्ली पर 1.5 लोगों का राज है, तो भीड़ ने जोर का ठहाका लगा और उस दिन जगजीवन राम ने बॉबी को कहीं पीछे छोड़ दिया था। और बड़ौदा डायनामाइट केस। अगले कुछ दिनों में इंदिरा गांधी के लिए और खराब खबर आई। उनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित ने जनता पार्टी के समर्थन की घोषणा कर दी। जब जॉर्ज फर्नांडिस को बड़ौदा डायनामाइट केस के सिलसिले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया तो जेएनयू के करीब दर्जन भर छात्राओं ने नारे लगाए, जेल का फाटक तोड़ दो, जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ दो। और कहते हैं ना इसलिए कि इस जनता के सामने जब जनता आपको कुर्सी पर बैठा भी सकती है और हटा भी सकती है। उसके बाद आपने देखा होगा इंदिरा गांधी ने माफी मांगी। उसके बाद फिर से इसी जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया था। 2 सप्ताह पहले इस तरह के प्रदर्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी के चेहरे पर दाद हो गया था, लेकिन इससे उनकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ा। जनता से कनेक्ट। चेहरे पर उभर आए दागों को छिपाने के लिए अक्सर वो अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से ढक लेती थी। उनकी रैली कवर कर रहे पत्रकार समझ रहे थे कि वो लोगों का समर्थन लेने के लिए परंपरावादी होने की कोशिश कर रही हैं। इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के दौरान 40,000 किलोमीटर घूमी, 244 चुनाव सभाओं के संबोधित किया, जम्मू कश्मीर और सिक्किम छोड़कर भारत के हर राज्य में गई। लेकिन दिल ही दिल में उन्हें पता था कि इस बार जनता से उनका कनेक्ट पहले की तरह नहीं रहा था। 1 मार्च को जब दिल्ली के बोट क्लब में एक और चुनाव सभा हुई तो सुनने वाले इंदिरा गांधी के इतने खिलाफ थे कि जब दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार शशि भूषण ने नारा लगाया, बोलो इंदिरा गांधी की जय, तो इसका जवाब कानों को गड़ने वाली खामोशी से दिया गया।
पोलिंग बूथ। पहले शशि भूषण समझे कि शायद माइक खराब है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। दिल्ली में अब तक किसी प्रधानमंत्री को इतनी बेरुखी का सामना ये आप देखते हैं कि करना नहीं पड़ा था। और आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी का भाषण समाप्त होने से पहले ही लोग उनकी सभा छोड़कर वापस जाने लगे थे। दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। दोनों पार्टियों ने दावा किया कि ये उनके लिए सकारात्मक संकेत है। शुरुआती तस्वीर। कुछ जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशंका थी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए वो अपने बिस्तरों के साथ उन जगहों पर पहुंच गए जहां मतपत्रों को रखा गया था, और उन्होंने दिन रात उनकी रखवाली की ताकि उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ी ना हो सके। और जब परिणाम आने शुरू हुए तो शुरुआती तस्वीर साफ नहीं थी। समाचार एजेंसी समाचार पहले दक्षिण भारत के परिणाम दे रही थी, जहां कांग्रेस काफी आगे निकल रही थी। उत्तर भारत। अचानक इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज रूम में लखनऊ से फोन आया कि रायबरेली में इंदिरा गांधी राजनारायण से पीछे चल रही हैं। देर शाम तक समाचार के लिए भी उत्तर भारत के परिणामों को रोक पाना असंभव हो गया। जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सारी सीटें जीती। सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक एक सीट मिली। इंडियन एक्सप्रेस के बाहर लगे स्कोर बोर्ड में जैसे ही जनता पार्टी की जीत का ऐलान होता लोग खुशी में नाचने लगते, स्कोर बोर्ड पर बैठे शख्स के ऊपर पैसे फेंकने लगते। और कुमी कपूर लिखते हैं कि अचानक वहां पर एक काली कार रुकी और एक बंदा 100 तंदूरी चिकन लेकर उतरा और उन्हें लोगों में मुफ्त बांटने लगा। जब सारे मुर्गे खत्म हो गए तो उसने कहा कि वो जल्द ही मुर्गों की एक और खेप लेकर आएगा। 3 बार मतगणना। 15 अगस्त 1947 के बाद आम लोगों में इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया था। चुनाव के मध्य मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर रायबरेली जाकर उस समय वहां जिला मजिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहे विनोद मल्होत्रा से मिले। उन्होंने कुलदीप नैयर को बताया कि पहले राउंड से ही इंदिरा गांधी पिछड़ने लगी थी। इंदिरा गांधी के एजेंट माखनलाल पोतेदार ने 3 बार मतगणना कराई और आर के धवन ने उन्हें फोन कर कहा कि वो चुनाव परिणाम घोषित न करें। चुनाव परिणाम। कुलदीप ने अब अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि मल्होत्रा मुझे अपने घर ले गया। उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी की हार सुनिश्चित हो गई तो उन पर चुनाव परिणाम रोकने के दबाव पड़ने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी की सलाह लेने का फैसला किया। उन्हें डर था कि इंदिरा गांधी उपचुनाव जीतकर वापस आ जाएंगी, तब वो उनसे हिसाब बराबर करेंगी। मल्होत्रा की बीवी ने मुझे बताया कि जब मेरे पति ने मेरी सलाह मांगी तो मैंने कहा हम बर्तन मांज लेंगे मगर बेईमानी नहीं करेंगे। ये सुनते ही मल्होत्रा ने चुनाव परिणाम घोषित करने का फैसला किया। और उदय इंदिरा गांधी के निवास स्थान एक सफदरजंग रोड पर कुछ दूसरा ही नजारा था। गांधी परिवार। जब उनकी दोस्त पुपुल जयकर उनसे मिलने पहुंची तो इंदिरा के सचिव उन्हें सीधे उनके कमरे में ले गए। पुपुल अपनी किताब इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी में लिखती हैं कि इंदिरा ने मुझे देखते ही कहा पुपुल मैं हार गई हूं, मुझे कुछ कहते नहीं बना। हम बिना कुछ कहे थोड़ी देर बैठे रहे। मेरे सामने इंदिरा तनी हुई बैठी हुई थी। हार में उनके चेहरे के ललित को साफ पढ़ा जा सकता था। मैंने राजीव सोनिया के बारे में पूछा। वो दोनों अपने कमरे में थे। 10:30 बजे इंदिरा गांधी ने खाना लगाने और राजीव और सोनिया को बुलाने के लिए कहा। काफी देर बाद वो भी वहां आ गए। सोनिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। राजीव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट गायब थी। खाना परोसा गया। सोनिया राजीव ने कुछ फल खाए। इंदिरा ने कटलेट, सलाद और सब्जियां ली। खाने के दौरान कोई एक शब्द भी नहीं बोला। खाने के बाद इंदिरा के पुराने दोस्त मोहम्मद यूनिस भी वहां पहुंच गए। धवन ने आकर बताया कि राजनारायण की लीड अब 20,000 हो गई। मैं वहां रात 12 बजे तक रही। जब मैं चलने लगी तो राजीव गांधी बोले मैं संजय को, मम्मी को इस स्थिति में लाने के लिए कभी नहीं माफ करूंगा। जनता पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी गठबंधन को 298 सीटें मिली। कांग्रेस को 153 सीटें ही जीत पाई। इंदिरा गांधी को 55,000 वोटों से हारी। संजय 75,000 और बंसीलाल 1,61,000 वोटों से पराजित हुए। जॉर्ज फर्नांडिस ने बिना अपने संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर में बैर रखे 3 लाख वोटों से अविश्वसनीय जीत हासिल की। और आप देखिए अगले दिन बहुत सुबह बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में आपातकाल को हटा लिया गया और भारतीय प्रजातंत्र का 1-2 सपना समाप्त हो चुका था। और देखिए अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोनों के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी है। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट
देने की उम्र है। इसे 18 साल कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप लोग बताइए। धन्यवाद।